गोवा का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? शायद सूरज, रेत और पार्टियां। हाँ बिल्कुल वही। लेकिन आजकल गोवा की पहचान में एक और चीज जुड़ गई है, और वो है भगवान राम की 77 फुट ऊंची एक भव्य कांस्य प्रतिमा। जी। और ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। आज की हमारी पड़ताल इसी के बारे में है। सही कहा। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि इस एक प्रतिमा के पीछे 550 साल पुराना इतिहास है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी एक कनेक्शन है। हाँ, एक गहरा कनेक्शन, और भारत के बदलते हुए सांस्कृतिक मिजाज पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी भी छिपी हुई है। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि ये प्रतिमा कहाँ और क्यों बनी, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये घटना अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। मतलब हम इसके कलात्मक पहलू, इसकी ऐतिहासिक जड़ों को देखेंगे, और गोवा के साथ साथ पूरे देश के लिए इसके क्या मायने हैं ये भी समझेंगे। हाँ वही। तो चलिए इस भव्य कलाकृति के पीछे की परतों को खोलते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी बनावट पर ही बात करते हैं। 77 फुट ऊंची, मतलब करीब करीब 7-8 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। बहुत ऊंची है। और इसे बनाने में जो कांस्य यानी ब्रॉन्ज इस्तेमाल हुआ है वो भी कोई मतलब आम नहीं है। बताया जा रहा है कि ये बेहद हाई क्वालिटी का है, ताकि सदियों तक टिकी रहे, मौसम की मार झेल सके और इसकी चमक फीकी ना पड़े। सही। हाँ, और इसकी बनावट में सिर्फ ऊंचाई ही नहीं बल्कि भाव पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। अच्छा। भगवान राम को जिस मुद्रा में दिखाया गया है, एक हाथ में धनुष दूसरे में बाण, उसमें एक अजीब सा ठहराव है। मैंने भी नोटिस किया। एक शांत, सौम्य लेकिन दृढ़ निश्चय वाला भाव। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, नहीं, बल्कि मर्यादा और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है, जो राम के चरित्र का मूल है, ऑफ यूनिटी कनेक्शन। हाँ वो बहुत जरूरी पॉइंट है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अब गोवा की इस भव्य राम प्रतिमा, दोनों के पीछे एक ही शिल्पकार है। बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। राम वी सुतार। इससे इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या पता चलता है? देखिए, राम वी सुतार का नाम जुड़ते ही ये प्रोजेक्ट एक क्या कहते हैं, स्थानीय या सिर्फ धार्मिक दायरे से निकलकर राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है। हाँ, ये तो है। इसका मतलब है कि इसे बनाने के पीछे जो सोच है वो बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक मठ में मूर्ति स्थापित करना नहीं है, बल्कि इसे एक राष्ट्रीय कलाकृति के रूप में देखा जा रहा है। मतलब एक नेशनल सिंबल की तरह। एग्जैक्टली। जब राम सुतार जैसा नाम किसी प्रोजेक्ट से जुड़ता है तो वो उस प्रोजेक्ट को एक अलग ही वजन और पहचान देता है। ये दिखाता है कि इस प्रतिमा को बनाने का इरादा कितना बड़ा और महत्वाकांक्षी है। तो कलाकार का नाम इसे राष्ट्रीय महत्व देता है, लेकिन इसकी असली कहानी तो इसके स्थान और समय में छिपी है ना? बिल्कुल। इसका ऐतिहासिक संदर्भ भी इसे सबसे खास बनाता है। ये अनावरण किसी आम दिन या आम जगह पर नहीं हुआ। नहीं, ये प्रतिमा दक्षिण गोवा के कैनाकोना में श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में स्थापित की गई है। ओके। और मौका था मठ की स्थापना के 550 साल पूरे होने का। 550 साल। 550 साल! जरा सोचिए, ये तो अपने आप में एक अविश्वसनीय विरासत है। हाँ, मतलब ये मठ तब से है जब भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत भी नहीं हुई थी। अविश्वसनीय। हाँ, और सोर्सेस के मुताबिक ये मठ गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों का पहला वैष्णव मठ है। अच्छा। गौड़ सारस्वत ब्राह्मण इस क्षेत्र का एक बहुत ही प्रमुख और ऐतिहासिक समुदाय रहा है, और ये मठ द्वैत संप्रदाय का अनुसरण करता है। द्वैत संप्रदाय, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वो दर्शन जो ईश्वर और आत्मा को अलग अलग मानता है। तो 550 साल की विरासत का मतलब है कि इस मठ ने पुर्तगाली शासन देखा, मराठा साम्राज्य देखा और फिर आधुनिक भारत को बनते हुए देखा। वाह! तो जब इस ऐतिहासिक जगह पर कोई नई चीज बनती है तो वो अपनी वैधता उस गहरे अतीत से खींचती है। मतलब ये सिर्फ एक नई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी विरासत का जश्न मनाने का एक नया तरीका है। एकदम सही। और इसी वजह से ये सिर्फ मूर्ति स्थापना तक सीमित नहीं रहा। हाँ, मैंने पढ़ा था कि मठ परिसर का नवीनीकरण भी हुआ है। हाँ, बड़े पैमाने पर। सोर्सेज में बताया गया है कि वहाँ एक रामायण थीम पार्क गार्डन भी बनाया गया है। ओह, इंटरेस्टिंग। ये कोशिश है परंपरा को आधुनिकता से जोड़ने की। इसे सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र बनाया जा रहा है, ताकि परिवार आए, बच्चे कुछ सीखें। बिल्कुल, जहां लोग सिर्फ दर्शन करके न लौटें बल्कि एक पूरा अनुभव लेकर जाएं। तो हमारे पास एक राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, एक ऐतिहासिक जगह है
और फिर इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होते हैं। जी। जाहिर है उनकी मौजूदगी ने इस घटना को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। उन्होंने सिर्फ प्रतिमा का अनावरण ही नहीं किया। नहीं, उन्होंने एक विशेष डाक टिकट और एक स्मृति सिक्का भी जारी किया। सही। हाँ, और उनके भाषण ने इस घटना को एक बहुत बड़े राष्ट्रीय कैनवस पर रख दिया। उन्होंने इस पल को सीधे सीधे अयोध्या से जोड़ा। मैंने भी उनका भाषण सुना था। हाँ, उन्होंने कहा था कि ये कोई संयोग नहीं है। हाँ, उनके शब्द थे, अभी 3 दिन पहले ही मुझे अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर धर्म ध्वज फहराने का सौभाग्य मिला था और आज यहाँ इस दिव्य प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। यह मात्र एक संयोग नहीं है। तो इस एक लाइन से उन्होंने गोवा की इस प्रतिमा को अयोध्या में चल रहे बड़े सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा बना दिया। बिल्कुल। संदेश साफ है कि इसे एक अकेली घटना की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को लोगों की एकता, आस्था और संस्कृति से जोड़ा। सोर्स के अनुसार उनका तर्क ये था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ धाम का नवीनीकरण हो या उज्जैन के महाकाल मंदिर का विकास। तो ये सभी देश की सामूहिक शक्ति और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा विचार है। मतलब विकास का मतलब सिर्फ सड़कें, पुल या फैक्ट्रियां बनाना नहीं है। नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्थलों का पुनर्निर्माण भी उतना ही जरूरी है। यही असली पॉइंट है। ये विकास की परिभाषा को ही एक तरह से विस्तार देने की एक कोशिश है। संदेश ये है कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए फिजिकल डेवलपमेंट जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भव्य रूप से स्थापित करना भी है। तो ये एक नैरेटिव है जहां राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को देश की प्रगति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। हाँ, और ये विचार रखा जा रहा है कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। एक मिनट, ये दिलचस्प है। मतलब एक तरफ इतनी भव्य प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, एक बड़ा राष्ट्रीय विमर्श तैयार किया जा रहा है जी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उसी मंच से लोगों से बिल्कुल जमीनी अनुरोध भी करते हैं। हाँ, और ये उस पूरी रणनीति का एक और अहम हिस्सा है। वो 9 अनुरोध क्या थे? पानी बचाना, डिजिटल पेमेंट। हाँ, पानी की हर बूंद बचाओ, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दो, स्थानीय उत्पाद खरीदो, स्वच्छता अभियान चलाओ। ये सब रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजें हैं। और इन सब को उन्होंने रमत्व से जोड़ा। बिल्कुल, यानी भगवान राम के आदर्शों को जीवन में उतारना। तो भव्य प्रतीक और जमीनी काम, इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश हो रही है। एकदम सही पकड़ा। संदेश ये है कि सच्ची भक्ति या राष्ट्रवाद सिर्फ बड़े बड़े नारों या प्रतीकों तक सीमित नहीं है। अच्छा। अपने नागरिक कर्तव्यों को निभाना, जैसे पानी बचाना या अपने आसपास सफाई रखना, ये भी देशभक्ति और रामत्व का ही एक रूप है। मतलब भव्यता को आम आदमी की जिंदगी से जोड़ा जा रहा है। हाँ, ये बताता है कि राष्ट्र निर्माण में हर व्यक्ति की छोटी छोटी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी एक भव्य प्रतिमा की स्थापना। तो हमने राष्ट्रीय स्तर पर इसके महत्व को समझा, लेकिन जमीन पर यानी गोवा के लिए क्या ये सिर्फ एक और टूरिस्ट स्पॉट है या इससे कुछ गहरा बदलाव आएगा? हाँ, क्योंकि गोवा की छवि तो हमेशा से थोड़ी अलग रही है। ये गोवा के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। अब तक गोवा की पहचान क्या थी? समुद्र तट, नाइट लाइफ, पुर्तगाली वास्तुकला। हाँ, और एक बहुत ही पश्चिमी और उदार माहौल। ये प्रतिमा गोवा की उस पहचान में एक नया और शायद ज्यादा पारंपरिक आध्यात्मिक आयाम जोड़ती है। तो मतलब ये गोवा को स्पिरिचुअल टूरिज्म के मैप पर डाल रहा है। बहुत मजबूती से। और जाहिर है इसके आर्थिक परिणाम भी होंगे। हमारे सोर्स में गोवा के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मंत्री दिगंबर कामत का एक बयान है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उनका कहना है कि कांसी से बनी यह प्रतिमा आने वाले समय में गोवा पर्यटन के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण बनेगी। और ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, इसके पीछे ठोस आर्थिक तर्क भी है। कैसे? मठ के एक प्रतिनिधि श्रीनिवास देम्पू का अनुमान है, जो हमारे सोर्स में दिया गया है, कि सिर्फ उत्सव के दौरान ही रोजाना 7,000 से 10,000 श्रद्धालु मठ परिसर पहुंचेंगे। 7 से 10,000 लोग रोज? जी। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और जरा सोचिए, अगर ये नियमित रूप से होने लगे तो इसका क्या असर होगा? होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, स्थानीय बाजार, पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई जान मिल सकती है। निश्चित रूप से ये गोवा के पर्यटन मॉडल को डाइवर्सिफाई करने जैसा है, उसमें विविधता लाने जैसा आते हैं। बल्कि उन परिवारों और श्रद्धालुओं को भी खींचेगा जो आध्यात्मिक शांति की तलाश में है। तो गोवा की छवि एक मल्टी डायमेंशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बन जाएगी। बिल्कुल, जहां हर तरह के पर्यटक के लिए कुछ न कुछ है। यह गोवा की अर्थव्यवस्था के लिए एक नया इंजन साबित हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो गोवा में स्थापित ये 77 फुट की राम प्रतिमा सिर्फ एक धार्मिक स्मारक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कला का एक प्रतीक है
जिसके पीछे रामसुतार जैसे बड़े कलाकार हैं। यह इतिहास का संगम है जहां 550 साल पुरानी मठ की विरासत है। और यह आस्था और एक बहुत बड़े राष्ट्रीय विमर्श का भी केंद्र है। हाँ, जो भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात कर रहा है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से संक्षिप्त किया है। यह अयोध्या के बाद राम भक्ति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो लहर दिख रही है, उसे और आगे बढ़ाने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये एक ऐसा विमर्श है जो आध्यात्मिकता और विकास को एक साथ रखकर देखता है। हाँ, और ये प्रतिमा उस विमर्श का एक जीता जागता भौतिक रूप है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये प्रतिमा कला, इतिहास और आस्था का एक ऐसा संगम बन गई है जो आने वाले वर्षों में देश और दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पूरी घटना एक दिलचस्प सवाल पर हमें लाके छोड़ देती है, जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या? हाल के वर्षों में भारत में भव्य स्मारकों और प्रतिमाओं का निर्माण एक चलन सा बन गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर अब इस राम प्रतिमा तक। हाँ, हम एक के बाद एक बड़े स्मारक देख रहे हैं। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि 21वीं सदी में एक राष्ट्र अपनी पहचान और अपनी प्राथमिकताओं को व्यक्त करने के लिए ऐसे स्मारकों का निर्माण क्यों करता है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये केवल अपने अतीत का सम्मान करने का तरीका है, या फिर ये भविष्य के लिए एक बहुत सोचा समझा और शक्तिशाली संदेश देने का जरिया भी है। मतलब इन भव्य प्रतिमाओं के जरिए हम दुनिया को और खुद को अपनी कौन सी कहानी सुनाना चाहते हैं? बिल्कुल, यही सवाल है।